बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी बुक प्रज्ञान हिंदी व्याकरण कक्षा 8। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 1, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो आइए जानते हैं कि भाषा क्या है, लिपि क्या है, बोली क्या है और व्याकरण क्या है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम भाषा के बारे में, यानी भाषा, जिस भाषा के द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे के सामने कहते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वो हमारी भाषा होती है। ठीक है, तो भाषा क्या है? मनुष्य सबसे विकसित प्राणी है। कारण यह है कि उसमें मनन एवं चिंतन की शक्ति है। इसके अतिरिक्त उसे ऐसा वरदान भी मिला है जिससे वह अपने विचारों तथा भावों को स्पष्टता एवं विस्तार से दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है। तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने विचारों, भावों को बड़ी ही स्पष्टता के साथ एक दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है, लेकिन किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। यह वरदान है भाषा। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा का प्रमुख उद्देश्य अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाना है। प्रारंभ में आदि मानव यह कार्य संकेतों द्वारा तथा चित्र बनाकर करता था। तो पहले जो आदि मानव हुआ करते थे वो क्या करते थे? संकेतों के माध्यम से या फिर चित्र बनाकर अपनी बात एक दूसरे को समझाते थे। तब भाषा का इतना प्रयोग नहीं होता था, लेकिन संकेतों के द्वारा बात को समझने व समझाने में कठिनाई हुई। इस कठिनाई को दूर करने के लिए उसने कुछ ध्वनि चिन्हों का निर्माण किया। इन ध्वनि चिन्हों ने मौखिक भाषा और चित्रों ने लिखित भाषा को जन्म दिया। तो ये जो ध्वनि चिन्ह थे उनके द्वारा ही हमारी भाषा का निर्माण हुआ। तो इन ध्वनि चिन्हों के द्वारा ही मौखिक भाषा और चित्रों के द्वारा लिखित भाषा को जन्म दिया गया। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे के समक्ष प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाषा के रूप, यानी भाषा के कितने रूप होते हैं। तो बच्चों, भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा कौन सी होती है? जो हम मुख से एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बोलते हैं, वो हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। और जो हम लिख कर किसी को अपनी बात समझाते हैं या किसी और की बात समझते हैं, वो हमारी लिखित भाषा कहलाती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मौखिक भाषा के बारे में। यह भाषा का मूल रूप है। मौखिक भाषा को ध्वनियों के माध्यम से प्रकट किया जाता है। इस प्रकार बोलने और सुनने के व्यवहार में प्रकट होने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे 2 बालकों का आपस में बातचीत करना। तो 2 बालक जब आपस में बातचीत करते हैं तो वो मौखिक भाषा के द्वारा ही बातचीत करेंगे, एक दूसरे को अपनी बात समझाएंगे। तो ये हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। इसके बाद आती है हमारी लिखित भाषा। जिस भाषा को हम लिखकर प्रकट करते हैं अथवा लिखे हुए को पढ़कर समझते हैं, उस भाषा का लिखित रूप या लिखित भाषा कहते हैं। तो जब हम कोई लिखी हुई बात को पढ़ते हैं, समझते हैं या किसी को समझाते हैं, तो वो हमारी लिखित भाषा कहलाती है। जैसे कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। तो आपने देखा होगा, समाचार पत्रों को आप क्या करते हैं? वो लिखित में लिखा हुआ होता है, उसको पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं। ठीक है, ऐसे ही पुस्तकें जो हैं, अभी जो आप क्या कर रहे हो, आप लिखित भाषा को पहले पढ़ रहे हो, उसके बाद समझ रहे हो। तो ये आपकी लिखित भाषा है। कई बार चिन्हों या संकेतों से भी भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है। इस भाषा को हम सांकेतिक भाषा कह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बार हम क्या करते हैं, चिन्हों और संकेतों के द्वारा भी हम भाषा समझते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस का सिपाही संकेतों द्वारा ही वाहनों को रुकने और जाने का संकेत देता है। तो आपने देखा होगा, कभी आप बाहर जाते हैं तो जो ट्रैफिक पुलिस है वो ऐसे इशारों से ही सबको बताता है कि आपको इधर जाना है, आपको इधर जाना है, रुकना है ना। तो वो संकेतों के माध्यम से ही पूरा काम करते हैं। मूक और बधिर लोग संकेतों से ही अपने मन के भाव और विचार व्यक्त करते हैं। शिशु भी संकेत से ही अपने मन की बात अपनी माता को बताता है। तो जो छोटे बच्चे, नवजात शिशु होते हैं, वो बोलना थोड़ी जानते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो भी संकेतों के माध्यम से ही अपनी माता को अपने मन की बात समझाते हैं। परंतु इस रूप में प्रकट किए गए विचार और भाव अपूर्ण तथा अस्पष्ट होते हैं, इसलिए भाषा के इस रूप को महत्व नहीं दिया जाता। ठीक है, भाषा मनुष्य के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। संसार में अनेक भाषाएं बोली, लिखी और पढ़ी जाती हैं। भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न भाषाओं का विकास हुआ है। उनकी लिपियां
और उच्चारण विधियां बनाई गई हैं। संसार के अनेक क्षेत्रों की पहचान तो वहाँ की भाषा से ही हो जाती है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश, जापानी, अरबी, फारसी, रूसी, जर्मन, चीनी, उर्दू आदि संसार की प्रमुख भाषाएं हैं। तो ये सब संसार की प्रमुख भाषाएं हैं। अलग अलग जगह में रहने वाले लोग अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, तो जो जहाँ पर रहता है उसको वहीं की उसी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा समझ आती है। बोली, तो बोली क्या है? सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं, जैसे भोजपुरी, कन्नौजी आदि। यानी किसी सीमित क्षेत्र में उस क्षेत्र में रहने वाले लोग जो आपस में बोलचाल करते हैं, आपस में बोली बोलते हैं, उसको हम बोली कहते हैं। जैसे कि भोजपुर में, बिहार में लोग भोजपुरी बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग कन्नौजी बोलते हैं, तमिलनाडु में लोग तमिल बोलते हैं, है ना। तो उसी तरह जैसे जर्मन में लोग जर्मनी बोलते हैं, है ना। तो उसी तरह से क्या है, अलग अलग स्टेट में लोग अलग अलग तरह की बोली का प्रयोग करते हैं। बोली के जिस रूप का प्रयोग पढ़े लिखे लोग व्यापक रूप में करते हैं उसे उपभाषा कहते हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी आदि। हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। हिंदी की 5 उपभाषाएं और उनकी बोलियां इस प्रकार हैं। तो ये हिंदी की 5 भाषाएं और 5 उपबोलियां हैं। तो उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी। तो ये बोलियां कहाँ कहाँ की है? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बांगरू यानी हरियाणवी और खड़ी बोली। और ये कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? बुंदेली बोली जाती है छतरपुर में, कन्नौजी बोली जाती है कन्नौज में, ब्रजभाषा मथुरा और आगरा में बोली जाती है, और बांगरू यानी हरियाणवी रोहतक हरियाणा में बोली जाती है। और इसी तरह से खड़ी बोली दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर इन जगह पर बोली जाती है। ऐसे ही पूर्वी हिंदी है। तो पूर्वी हिंदी कहाँ कहाँ की क्या क्या बोलियां होती हैं? एक तो अवधी बोली है। अवधी बोली कहाँ बोली जाती है? लखनऊ में। बघेली, रीवा यानी मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ी यानी रायपुर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। इसी तरह से बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी की भी कुछ बोलियां हैं। सबसे पहले मगही। तो मगही कहाँ बोली जाती है? गया बिहार में। मैथिली दरभंगा बिहार में, और भोजपुरी बलिया पूर्वी उत्तर प्रदेश में। इसके बाद आती है पहाड़ी हिंदी यानी गढ़वाली। तो गढ़वाली बोली कहाँ पर बोली जाती है? टिहरी गढ़वाल यानी उत्तराखंड में। और कुमायूनी ये कहाँ पर बोली जाती है? अल्मोड़ा नैनीताल उत्तराखंड में। कुल्लू हिमाचल प्रदेश में। इसी तरह से राजस्थानी भी हिंदी होती है। तो राजस्थानी हिंदी की कुछ बोलियां हैं जयपुरी। तो जयपुरी कहाँ बोली जाती है? जयपुर राजस्थान में। मारवाड़ी जोधपुर बीकानेर राजस्थान में। निमाड़ी खंडवा मध्य प्रदेश में। मालवी उज्जैन मध्य प्रदेश में, और भीली राजस्थान मध्य प्रदेश तथा गुजरात का सीमावर्ती प्रदेश में। ठीक है, तो ये सब कुछ बोलियां थी और उनके अलग अलग क्षेत्र थे जो अलग अलग क्षेत्रों में ये बोलियां बोली जाती हैं। इसके बाद है साहित्यिक भाषा। सामान्यतः पठन पाठन की भाषा साहित्यिक भाषा कहलाती है। ज्ञान राशि का संचित कोश ही साहित्य है। साहित्य के द्वारा ही किसी जाति और वर्ग का जीवंत रूप अभिव्यक्ति करता हुआ उसकी झांकी के रूप में उपस्थित होता है। कविता, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, उपन्यास आदि साहित्यिक विधाएं किसी देश के समाज, संस्कृति एवं इतिहास का सजीव चित्र प्रस्तुत करती हैं। साहित्यिक भाषा का अत्यधिक महत्व होता है। यह राष्ट्रीय अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी राष्ट्रभाषा यानी राष्ट्र प्लस भाषा, अर्थात राष्ट्र की भाषा, जो हमारे राष्ट्र की भाषा है, जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है। ठीक है, वह भाषा जो देश के अधिकांश समुदायों, समाज के विभिन्न वर्गों और प्रदेशों में बोली जाती है, वह हमारी राष्ट्र भाषा कहलाती है। भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 70% निवासियों द्वारा किया जाता है। तो हमारे भारत में लगभग 70% निवासियों द्वारा हिंदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, राजभाषा, राज प्लस भाषा अर्थात वह भाषा जिसका प्रयोग सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए होता है, वह राजभाषा कहलाती है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। तो हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, इसीलिए जितने भी सरकारी कार्यालय वगैरह हैं सब में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। भाषा का मानक रूप। भाषा की एक रूपता बनाए रखने के लिए शिक्षित जनों तथा विद्वानों द्वारा भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। खड़ी बोली हिंदी का मानक रूप है।
इसके बाद है संपर्क भाषा। संपर्क प्लस भाषा अर्थात वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो संपर्क भाषा कहलाती है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है तथा विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। तो भारत में क्या है, ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है। तो जब हम एक दूसरे से संपर्क करते हैं आपस में तो ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं। और अगर पूरे देश की देखें संपर्क भाषा तो पूरे विश्व की संपर्क भाषा कौन सी है, अंग्रेजी। तो अगर पूरे विश्व में हम देखें, अगर हम किसी से भी पूरे विश्व में संपर्क करें तो हमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। भारत में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, डोगरी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगला, असमिया, कोंकणी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कश्मीरी, बोडो, मैथिली, नेपाली, मणिपुरी, सिंधी और संथाली भारतीय संविधान में स्वीकृत 22 भाषाएं हैं। अपने अपने क्षेत्रों में इन सभी भाषाओं का प्रयोग होता है। लिपि, तो लिपि क्या है? अक्षरों या वाणी को लिखकर प्रकट करने के लिए जिन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसके उच्चारित और लिखित रूप में समानता रहती है। तो अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन है। बंगला की लिपि बंगला है। उर्दू की लिपि फारसी है। संस्कृत की लिपि देवनागरी है। मराठी, गुजराती, बिहारी, भोजपुरी, मारवाड़ी, पहाड़ी, हरियाणवी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। तो बहुत सारी भाषाओं की लिपि जो है देवनागरी है। तो आप लिपि के बारे में समझ ही गए होंगे कि हम अक्षर और वाणी को जो लिखकर प्रकट करने के लिए जिन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं वो हमारी लिपि के द्वारा ही हम उसका प्रयोग करते हैं। भाषा और बोली, तो भाषा और बोली में क्या फर्क है? भाषा क्या है और बोली क्या है, दोनों में क्या फर्क है? भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा एक बड़े भूभाग में बोली जाती है, तब उसके क्षेत्रीय विशेषता के अनुसार कई रूप विकसित हो जाते हैं। ये रूप मूल भाषा से थोड़ा हटकर होते हैं। हिंदी भाषा की कई बोलियां हैं जैसे कि अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, कुमाऊनी, गढ़वाली, बघेली आदि। बोली में प्राय साहित्य की रचना नहीं होती है, लेकिन कभी कभी बोली इनकी विकसित हो जाती है कि उसमें साहित्य रचना और पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की, जिसकी गणना विश्व के महान ग्रंथों में की जाती है। संत कवि सूरदास ने श्री कृष्ण से संबंधित हजारों पदों की रचना ब्रज भाषा में की है, लेकिन ये बोलियां भाषा के रूप में विकसित नहीं हो सकी। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्याकरण। तो व्याकरण क्या है? भाषा के शुद्ध रूप को हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो भाषा का शुद्ध रूप जिसके अनुसार हमने भाषा को व्यवस्थित किया है वो हमारा व्याकरण कहलाता है। भाषा के शुद्ध व्याकरण के लिए हमें भाषा के नियमों को जानने की आवश्यकता होती है। इन नियमों को जानने में व्याकरण अपना सहयोग प्रदान करता है। भाषा के सर्वमान्य और शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करने में व्याकरण अत्यंत उपयोगी होता है। इसमें भाषा प्रयोग के आधारभूत नियमों का ज्ञान होता है। व्याकरण भाषा के अंग प्रत्यंगों को समझने की शक्ति प्रदान करता है। इसी के माध्यम से वाक्य एवं शब्द रचना के नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के शुद्ध रूप को पढ़ने, लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप को प्रकट करते हैं कि उसके बोलने के या लिखने के क्या नियम है। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंग। तो व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। पहला, वर्ण विचार। तो वर्ण विचार क्या है? व्याकरण के इस अंग के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण और उनके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें वर्णों पर विचार किया जाता है, वर्णों के आकार के बारे में, वर्णों के रूप के बारे में कि वर्ण किस प्रकार से बनाए जाते हैं। दूसरा आता है शब्द विचार। तो व्याकरण के इस अंग के अंतर्गत शब्दों की व्युत्पत्ति, विकास, निर्माण, आगमन और अर्थ का अध्ययन किया जाता है। यानी शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार की जाती है वो हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद है वाक्य विचार। इस अंग के अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण, विराम चिन्ह के प्रयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। तो वाक्य क्या है? वाक्य विचार क्या है? जिसमें हम वाक्य के बारे में पढ़ते हैं, वाक्य के बारे में अध्ययन करते हैं कि वाक्य किस तरह से बनाए जा सकते हैं। पाठ का सार। तो यहाँ पर आपको इस पाठ का क्या सार मिलता है? तो आइए जानते हैं। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा के प्रमुख 2 रूप होते हैं,
मौखिक भाषा और लिखित भाषा। हिंदी भारत की राजभाषा है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना तथा लिखना ही व्याकरण कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने भाषा, व्याकरण, लिपि इन सभी के बारे में पढ़ा है। तो आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से ये पाठ समझ में आया होगा और आप अभ्यास में एक बार फिर से इस पाठ को दोहराएंगे। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।